तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझनी है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर होती क्या है, कौन कौन सी क्वांटम नंबर है। आई थिंक आपने थोड़ा सा आइडिया ले लिया होगा। 4 क्वांटम नंबर होती है, लेकिन मैं आपको ले जाना चाहता हूं इसके एक स्टेप पीछे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया, आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें बेसिकली आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्वांटम नंबर से, कौन कौन सी क्वांटम नंबर होती हैं, क्या बेसिक फंडा है क्वांटम नंबर के पीछे। तो उसी के पीछे मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहली चीज है, हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। क्या बताती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? वो ये बताती है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यही बताती है। मतलब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो कौन बताता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब बात ये आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। अब बात ये आती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो जरा आप उसके बारे में समझते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेसिकली हम बात करते हैं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहते हैं अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था ये कहां से आती है। इसके पीछे का जो रीजन है, इसका पूरा कहानी जो थी मैंने आपको बता दी थी। ये आती है इस इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? एच साइन इज इक्वल टू ई साइन। अब आपको पता है साइन क्या है? मैंने कहा था कण कण में साइन है। जहां कण होगा, जहां पार्टिकल होगा, वहां पर साइन जरूर होगा। और जहां पर कण नहीं होगा, जहां पर पार्टिकल नहीं होगा, वहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है। मतलब कण कण में साइन है। सुना है ना आपने? तो वही चीज मैं कह रहा हूं, मतलब जहां पर पार्टिकल नहीं होगा, मतलब अगर मैं कहूं ये मेरा एटम है, ठीक है, ये उसके डिफरेंट सेल है। अगर मैं ये कहता हूं मेरा जो पहला सेल है, पहला जो सेल है, ठीक है, यहां पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आगे मैं बता दूंगा। ठीक, यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये पार्टिकल है, बेसिकली पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पार्टिकल इस वाले रीजन में हमको पता चल गया कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन मिलने की जो टेंडेंसी है वो यहां पर है। प्रोबेबिलिटी ये है कि मैक्सिमम, जैसे पुलिस लगती है ना बहुत सारे गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, तो हम पुलिस हैं, हम लग गए हैं किसके पीछे? हम पार्टिकल के पीछे लग गए हैं ढूंढने के। तो हमको एक प्रोबेबिलिटी मिली, हमको एक हिंट मिली कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर छुपा बैठा है, तो हम पहुंच गए उसको पकड़ने के लिए। फिर हमको पता चला यार इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है, तो हमको अब आइडिया किस बात से मिलेगा? तो हम यहां पर बेसिकली कुछ चीजें पता करेंगे। हमको ये पता चला यार यहां पर तो बेसिकली हिंट जो मिली थी वो तो एक फर्जी थी। यहां पर तो साइन की वैल्यू 0 है। हमने बेसिकली कैमरा वैमरा खंगाले, हमने डिफरेंट चीजें देखी, लोगों से पूछा, तो हमको ये पता चला यार यहां पर तो है ही नहीं बंदा। ये तो हमको गलत खबर मिली थी। तो किस बात से? तो साइन इज इक्वल टू 0। हमको इस बात से खबर मिलती है कि यार साइन जो है अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है, कण कण में साइन होता है। जहां कण होगा वहां पर साइन होगा, जहां कण नहीं होगा वहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है। ये चीज है, तभी तो अपन कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ये बताती है कि पार्टिकल के फाइंड करने की टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, पार्टिकल मिल सकता है, नहीं मिल सकता। ठीक है, ये कहां से आती है? यहां से आती है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था ये जो H है बेसिकली क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। फिर आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक वैसा प्रॉपर्टी है जो बेसिकली किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने के बाद में वहां पर एक वैल्यू देता है विद अ फंक्शन। अब वो प्रॉपर्टी जो वैल्यू मिल रही है, अगर वो विद द सेम फंक्शन मिलती है तो उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू है बेसिकली क्या है? ये जो वैल्यू ई जो मिली है वो एनर्जी वैल्यू है, और एनर्जी मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू बेसिकली इसको बोला जाता है। अगर आप आगे बेसिकली एमएससी करोगे केमिस्ट्री के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर, तो इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ते हैं। मैंने एमएससी करी है, तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी बुक है वो पढ़ी हुई है भाई साहब। 3-4 महीने तक क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ी है मैंने, तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा। ठीक है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू इसको कहते हैं। अब देखो
मैंने आपको बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर और क्वांटम मैकेनिक्स में जब प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर कैप लगा देते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स में टोपी लगा के बैठा देते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्या है फंक्शन, जैसे ऐसे समझो अपने पास में मैंने 4 इंटू क्या किया 3 किया, मुझे यहां पर वैल्यू मिली 12। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरीके का फंक्शन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर होता है। मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ, हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद में हमको एक वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली, 12 मिली। ऐसे ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या समझाया था, अगर मैं किसी चीज को जैसे d/dx 4x यहां पर है तो मेरे को वैल्यू कितनी मिली 4, तो यहां पर जो डिफरेंशिएशन है वो एक तरीके का क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम कुछ नहीं है, वो सिंपली क्या करता है, उसके सामने एक फंक्शन आता है, उसको वो ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने के बाद में एक वैल्यू निकाल के रख देता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो ऑपरेशन करने के बाद में पूरा जो चीजें हमने रखी, यहाँ पे एच की वैल्यू रखी, एच क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है कहीं ना कहीं। टोटल एनर्जी कुछ वैल्यू कहां से निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी से प्लस अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी से। यहां पर जो वी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किधर है भाई, ये जो वी है पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है, ठीक है। तो ये कहानी है किसके बारे में, अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, वैसे अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या किया हमने, डिफरेंट इसमें मैथमेटिक्स लगाई, बहुत सारी इक्वेशन लगाई, उनके बाद में हमको जो ये कहता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसके लिए अपन को क्या मिली, 4 क्वांटम नंबर मिली। एक हमको n मिली, एक हमको l मिली, एक हमको ml मिली और जो चौथी है वो हमको s मिली। ये 4 क्वांटम नंबर मिली। n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ml का मतलब क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s का मतलब क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर हमको मिलती हैं। अब इनको समझाने से पहले एक चीज आपको समझा देता हूं मैं, जो आपको पता है बेसिकली, वो जनरल एग्जांपल ले रहा हूं बहुत। देखो, अगर कोई बंदा इंडिया में रह रहा है, मतलब एक इंडिया में रहने वाला बंदा है, अगर आपको उसके घर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, आप कहां पर हो, मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, आप पहुंच गए भाई साहब, आप हार्ट सर्जन बन गए मान लीजिए न्यूयॉर्क के किसी मस्त से हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पर आपको एक बंदा फाइंड करना है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहली चीज है, आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले ढूंढोगे कंट्री कौन सी है, कंट्री बोलोगे इंडिया है, ठीक है। लोकेशन, अरे उस तक पहुंचना है तो एक पर्टिकुलर रीजन होगा ना भाई साहब, कि सबसे पहले कंट्री पता करोगे, तो मान लीजिए उस कंट्री इंडिया है। फिर आपने स्टेट पता करा, स्टेट क्या है, राजस्थान है, ठीक है। फिर तीसरा, राजस्थान में कहां पे रह रहा है, राजस्थान में भाई साहब वो रह रहा है जयपुर के अंदर। जयपुर के बाद में वो कहां रह रहा है, जयपुर की किसी भाई साहब कॉलोनी के अंदर, मालवीय नगर में मान लीजिए वो रह रहा है, मालवीय नगर। तो और मालवीय नगर के बाद में फिर वो कोई कॉलोनी होगी, उसमें रहेगा, ठीक। कॉलोनी में भी पास में कहीं पे एक ब्लॉक होगा, वहां पर वो रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे अगर न्यूयॉर्क से उसकी लोकेशन पता करनी है भाई साहब कहां से, तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप है ना, कि इंडिया में राजस्थान उसका स्टेट है, जयपुर उसकी डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, ठीक है। उसमें फिर उसकी कॉलोनी वगैरह आ गई, इसमें भी रीजन होगा मालवीय नगर, और फिर वहां से वो कॉलोनी में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ रीजन हुआ। ऐसे ही अगर आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो वहां पर भी कुछ स्टेप होते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर कहीं आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, आपने एड्रेस निकालना स्टार्ट किया उसका। तो एड्रेस कैसे देगा वो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बोलेगा मैं उस सेल में प्रेजेंट हूं, उस सेल के बाद में बोलेगा मैं उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हूं, अच्छा। फिर वो बोलेगा वो उस ऑर्बिटल के उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाली वैल्यू में प्रेजेंट हूं, फिर बोलेगा मैं उस स्पिन के साथ में प्रेजेंट हूं, मान लीजिए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को अप्रोच करनी होती है। किस तरीके से, कि सबसे पहले बोलेगा सेल कौन सा है, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, फिर ऑर्बिटल कौन सा है, अभी ऑर्बिटल नहीं समझाया मैंने, ऑर्बिटल समझाऊंगा, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है बताऊंगा, है ना। एमएल की वैल्यू पता करेंगे कि उस ऑर्बिटल के अंदर अपन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपन समझेंगे भाई साहब स्पिन इसका इतना है, ठीक है। ये कहानी होती है, ठीक है, पूरी कहानी समझो पहले। तो ये चीज है। अब जरा समझ लो किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में।
ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? देखो, हमारे पास में एक एटम है, एटम की डिफरेंट सेल हैं, तो ऑर्बिटल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का वो पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के जो चांसेस हैं, मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, उसको कहा जाता है ऑर्बिटल। ये क्या है रीजन? पार्ट ऑफ एन एटम which has maximum probability of finding an electron is called as orbital. इसको समटाइम्स अपन सबसेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको हम सबसेल भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज दी सबसेल। ठीक है, इसको सबसेल भी कह सकते हैं। अब जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली आगे मैं बताऊंगा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ये 4 होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कॉलोनी, जैसे मैंने कॉलोनी की बात करी ना, तो कॉलोनी में भाई साहब अपने पास में जैसे ये अपने पास में ए ब्लॉक होता है, बी ब्लॉक होता है, एक सी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है। ऐसे ही यहाँ पर सेल के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन भाई साहब किसी जगह पर तो मिलेगा, ठीक है। तो उस जगह की बात करेंगे कि वो एस ऑर्बिटल मिल सकता है, पी ऑर्बिटल मिल सकता है, डी ऑर्बिटल मिल सकता है, एफ ऑर्बिटल में मिल सकता है। इनके लिए क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यू होगी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, मुझे ये बताओ सबसे पहले जो क्वांटम नंबर डिस्कवर की गई या फिर प्रपोज की गई वो कौन सी थी? सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, या सबसे पहला जो आंसर आपके दिमाग में आएगा वो ये होगा, सर हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ रहे हैं ना, तो वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली जो क्वांटम नंबर है जो कि डिस्कवर करी गई थी, दैट वाज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज नॉट एन, दैट इज नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आया क्या हमको? क्लियर हुआ? सबसे पहले जो डिस्कवर करी गई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड क्वांटम नंबर इज एस, या फिर जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको अपन क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो ये वाली है, ठीक है। तो अभी तक हमने एक बेसिक आइडिया लिया है क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, डिफरेंट चीजें क्या होती हैं क्वांटम नंबर के अंदर। अब 4 क्वांटम नंबर हैं अपने पास में, कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में आपको आइडिया है, पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन हमको जब क्वांटम नंबर की बात चल रही है तो मुझे बताना होगा इस बारे में, और सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो बताएंगे बिल्कुल यार। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। तीसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या कहते हैं इसको? एम एल, ठीक है। 4 वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जरा चीजों को समझो। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। बताओ यार, ये कहीं पे हमने पढ़ी थी एन की, कि एन देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास में ये अगर न्यूक्लियस है, ये इसका पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, ये इसका तीसरा सेल है, ये इसका चौथा सेल, ऐसी कुछ बातें हमने कहीं ना कहीं करी है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के लेक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के किसी भी लेक्चर के अंदर बातें जरूर करी होंगी। तो अपने दिमाग में आता है यार, बोर का जो मॉडल था उसमें हमने करी थी। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 3rd सेल हो जाएगा, ये मेरा 4th सेल हो जाएगा। इसको हम बाकायदा क्या कहते हैं? इसको हम
L कहते हैं, इसको हम M कहते हैं और इसको हम N कहते हैं, सो ऑन चीजें चलती रहती हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अपना इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले आपको कंट्री पता करनी पड़ेगी। तो एटम के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको सेल पता करना पड़ता है। ये जो चीज है, जो N है, वो कहीं ना कहीं सेल को रिप्रेजेंट करता है। N बराबर आप कहते हो सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेल। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं N इज इक्वल टू 1 है, N इज इक्वल टू 2 है, बॉक्स की तरह समझो इसको। अगर मैं कहूं N तो 1 2 3 4, तो यहां पर 1 को अपन क्या कहते हैं, K कहते हैं, इसको L कहते हैं, इसको M कहते हैं, इसको N कहते हैं, और इसी तरीके से कहानी चलती रहती है, इसी तरीके से कहानी चलती रहती है। तो ये बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बातें करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है, आपको पता करना पड़ेगा N की वैल्यू, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो साइंटिस्ट का नाम था बोर। क्या नाम था? नील्स बोर, जिनका पूरा नाम है। अब इसके बारे में जरा एक इंटरेस्टिंग केस समझो। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ABCD जो है, जो अल्फाबेट होते हैं, वो तो सर A से स्टार्ट होते हैं, तो अगर N इज इक्वल टू 1 को मैं A कह देता, या A क्यों नहीं कहा, इसको K क्यों कहा, ये समझो। तो शुरुआत में क्या हुआ था, उन्होंने A से स्टार्ट कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जैसे उन्होंने पहला सेल, देखिए एटम की डिस्कवरी हुई, उन्होंने पहला सेल इसको कह दिया, ठीक है, इसको पहला सेल उन्होंने कह दिया। तो हुआ क्या, बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला यार इसके अंदर भी एक सेल है, तो गड़बड़ी हो गई ना। जितनी भी भाई साहब थ्योरी तो पब्लिश हो चुकी थी, रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका था, तो कहीं ना कहीं आगे गलती ना हो, इसी वजह से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, जो कि बोर हैं, उन्होंने क्या किया, K से स्टार्ट किया कि अगर ऐसा हो कि K से पहले भी कुछ, अगर नया कोई इसके अंदर भी सेल डिस्कवर हो जाता है, तो हम उसको नाम नोमेनक्लेचर दे सके ना, कि K के अंदर पहले आ जाएगा, जैसे ABCD EFG HIJK, तो K से पहले J आ जाएगा, ठीक है, J से पहले भी आ जाएगा, ऐसे ही उससे पहले भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या, हमने उस चीज को दिमाग में रखते हुए कि अगर कोई अंदर भी कोई सेल डिस्कवर होता है, उसका नोमेनक्लेचर करने में आसानी रहेगी, इसी वजह से हमने K से स्टार्ट किया था। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। अब एक चीज और होती है कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, अरे मैं एक टेंडेंसी होती है ना कि यार मैं पहले सेल के अंदर कितने बंदे बैठा सकता हूं, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में, तो वहां पर उसको निकालने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है वो, उसके कारण जरा समझो। तो उसको हम कहते हैं 2n², ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ सेल। अब जरा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और जरा देखते हैं कि पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या आया, 2 आ गया। मतलब पहले सेल के अंदर मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, मैक्सिमम 2 भर सकता हूं, मिनिमम आप कितने भी, भाई साहब मत भरो एक भी इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास में है ही नहीं तो भरेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यार n = 1 में आपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा और हम डायरेक्ट पहुंच गए n2 में, वो आगे कहानी होती है, सिलेक्शन रूल वगैरह, वो आगे कहानी है। जनरल दिमाग में होगा ना कि अपन क्या करेंगे, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रखूंगा, सबसे जो बॉटम में है, फिर दूसरी पे रखूंगा, उससे ऊपर, फिर तीसरी पे रखूंगा, ऐसे चलेंगे ना। भाई साहब आपके दिमाग में आके मैं तो सर डायरेक्ट चौथी पे रखूंगा, ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। n = 2 में 2 × 2 का स्क्वायर, यहां पर कितने हो गए, 8 हो गए। n = 3 के अंदर कितने भर सकते हो, 2 × 3 का स्क्वायर कितने हुए, 18 हो गए। अगर n = 4 की बात करते हो तो 2 × 4 का स्क्वायर कितने हुए, 32 हुए। अब क्या आएगा आगे, n = 5 के केस में 2 × 5 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब आगे समझो, n = अगर 6 हो तो कितने होंगे बताओ, 72। आगे अगर n = 7 हो, 2 × 7 का स्क्वायर कितना होगा, 92। तो इस तरीके से अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एक एनर्जी होगी भाई साहब,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में प्रेजेंट है, के सेल में अगर प्रेजेंट है, तो वहां पर उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? En बराबर -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला भी हमको पता है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है अपन कर लेंगे। तो ये चीज हमने क्वांटम नंबर के बारे में एक आइडिया समझ लिया है। बाकी एक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। कहां से करेंगे? प्ले स्टोर नाम की एक जगह होती है, आप बहुत चिर परिचित होंगे उसके साथ में। उसको डाउनलोड, वहां से डाउनलोड करना, इसमें अपना नंबर वगैरह डिटेल्स भरना, OTP आएगा, OTP किसी को बताना नहीं है, चुपचाप इसके अंदर फिल कर देना। फिर क्या करना है? कोर्स के लिए एनरोल करना है। क्या, कहां पर जाओगे? आप कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर जाओगे, प्रारंभ नीट को टिक करोगे, नेक्स्ट दबाओगे, 11th क्लास टिक करोगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आपको दिख जाएंगे। अब यहां पर कुछ प्राइस लिखी हुई है, भाई साहब कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलने वाला है। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ अपनी क्वालिटी में ऊपर नीचे मिलेगा, नहीं, क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली है। आपको ये डाउट रखना ही नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको डाउट आ जाए। आपने कुछ DPP में क्वेश्चन लगाए, आपको एनुअल PPT में कोई चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, तभी तो डाउट आता है। भाई साहब किताबें खोलो ही मत, कोई डाउट नहीं आएगा। तो डाउट आ रहा मतलब डाउट अच्छी बात है आना, लेकिन अगर डाउट आता है उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से क्लियर करोगे? डाउट करके एक अपना ऑप्शन है डाउट्स, यहां पर अपना जो भी डाउट आता है उसको पोस्ट करना। हमारी जो टीम है वो जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करेगी। अब बाकी जैसा मैं हर एक लेक्चर के लास्ट में आप सभी से कहता हूं, भाई साहब मन लगा के पढ़ाई करो, कोई डाउट आता है तो हम आपके साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच।